मलाजखंड सामुदायिक भवन में 2 दिवसीय 14 और 15 सितंबर को पेशा अधिनियम, पेशा नियम और वन अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें 12 राज्यों के अतिथि और प्रतिभागी शामिल रहेंगे, जो 5वीं अनुसूची की मूल भावना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन को समझाएंगे। साथ ही पेशा कानून की समीक्षा करेंगे, उसे मजबूत बनाने लोगों से चर्चा करेंगे। आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए आम जन से विचार विमर्श किया जाएगा। आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, उस पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय ये है कि 14 और 15 सितंबर को एक राष्ट्रीय कार्यशाला पेशा अधिनियम, पेशा नियम और वन अधिकार कानून को लेकर पूरे देश के लगभग 12 राज्यों के लोगों को जो पेशा एक्ट पे, पेशा नियम पे और वन अधिकार पे काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं और कानूनी विषयों को लेकर उनकी जिनकी अच्छी पकड़ है, जिन्होंने वन अधिकार कानून बनाने में भारत सरकार को सहयोग किया, ऐसे लोगों को, लगभग 12 राज्य के लोगों को, और मध्य प्रदेश के भी काफी ऐसे जन संगठन हैं जो ट्राइबल विषयों पे काम करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों पे काम करते हैं, आदिवासी हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे सारे संगठनों की एक कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला 14 और 15 सितंबर को सामुदायिक भवन मलाजखंड में रखा गया है और जिसमें लगभग 12 राज्यों के लोग आएंगे। तो एक्चुअल में हमारा जो कार्यशाला रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां पेशा एक्ट के बाद पेशा नियम बनाए गए हैं। तो जो पेशा एक्ट जो मूल रूप से है, जिसको लागू होना चाहिए था पूरे देश में, और वो एक पेशा नियम के तहत उसको क्रियान्वयन होना चाहिए। नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी जब अधिनियम बनता है तो उसका धरातल पर उतारने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो हम कार्यशाला रखने का उद्देश्य भी ये है कि सभी राज्यों के लोग जहां पेशा नियम लागू है वो आएंगे और हर एक राज्यों में किस तरह से पेशा नियम लागू किया गया है, ठीक तरह से जो मूल एक्ट है पेशा का, 5वीं अनुसूची का जो मूल भावना है, उस भावना के अनुरूप पेशा नियम बना है कि नहीं बना है, उसमें क्या कमी है और उसको और कैसे बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। इसके लिए ठीक उसी तरह से हमारा वन अधिकार 2006 से भारत सरकार ने वन अधिकार कानून हमारे आदिवासी भाई और ओबीसी के भाई जो वन क्षेत्रों में रहते हैं उनको सामुदायिक वन संसाधन और व्यक्तिगत वन अधिकार के पट्टे देने के लिए कानून बना है। लेकिन हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार द्वारा इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, सरकार द्वारा इसको ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है और खासकर व्यक्तिगत दावे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ओबीसी समुदाय के दावे निरस्त भी कर दिए हैं। बालाघाट जिले में एक भी ओबीसी के दावे अभी तक हुए नहीं हैं। ठीक उसी तरह से हमारे वन संसाधनों पे है, सामूहिक संसाधनों पे है, तो इन सारे चीजों पे अभी तक दावा बालाघाट जिले में मिला नहीं है। तो हम लोगों का ऐसा है कि हर एक राज्य के लोग आएंगे तो कहाँ वन संसाधनों पे बेहतर ढंग से वन अधिकार पे काम किया गया है, किस तरह से किया जा रहा है और हम उसको लड़ाई और उसको कैसे वृहद रूप में हम उस योजना का लाभ दिला सके, उस कानून का लाभ दिला सकें आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, इनके लिए। तो इसलिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। अभी बालाघाट जिले में उकुआ से बालाघाट के बीच में दोनों तरफ जो पहाड़ी है, जंगल है, उसको भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खनिज संपदा के लिए, खनिज ब्लॉक के लिए आवंटन करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए मैग्नीज, डोलोमाइट और मुरुम खदान के लिए एक उड़ीसा से, एक बंगाल से और एक बालाघाट से, ऐसे 3 लोगों ने आवेदन किया हुआ है जिसको खनिज ब्लॉक को बेचने का प्रयास भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो लगभग इस तरह से 1000 हेक्टेयर वन भूमि ये हमारी चली जाएगी, जिसपे परंपरागत रूप से हमारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी आदिवासी और ओबीसी भाई हैं, जो मूल निवासी भाई हैं, उनका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सरकार हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। तो ये कार्यशाला बुलाने का यही उद्देश्य है हमारा कि हम इन सारी चीजों पे चर्चा करें और एक वृहद रणनीति राष्ट्रीय स्तर की चर्चा के उपरांत जो 12 राज्यों के हमारे
जानकार लोग आएंगे, जो समझ रखने वाले लोग आएंगे कानून के बारे में, और जमीन पे कार्य करने वाले लोग आएंगे। उनके साथ में बैठकर फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने ये कार्यशाला मलाजखंड में 2 दिवसीय रखा है। वैसे तो बनाना केंद्र सरकार को ही चाहिए था, केंद्र सरकार को ही चाहिए था कि पेशा एक मॉडल एक पूरा बनाए जिसको हर स्टेट लागू करे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अलग अलग स्टेट ने लागू किया है तो जो पेशा एक्ट का जो 5वीं अनुसूची का जो मूल स्वरूप है, मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य पेशा नियमों में कहीं भी नजर नहीं आता है। ये पूरे राज्यों की स्थितियां हैं। इसको और जब हम लोग बैठेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से वहां हम लोग समझेंगे, और हम लोगों का प्रयास होगा कि ये केवल हमने अभी मरावी जी ने बताया कि इसको एक राष्ट्रीय वो बनाने का मुद्दा है, तो ये पूरे देश में फिर उसको हर राज्यों में ठीक तरह से लागू हो, मूल स्वरूप में लागू हो, उसका जो मूल उद्देश्य है जैसे मरावी जी ने बताया उस रूप पे वो लागू हो, और जो सामूहिक दावा और सामूहिक जो संसाधन है इन पे जो दावे अभी सरकार नहीं दे रही है। अगर हमको आज मैंने आपको बताया कि अभी ये माइनिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, अगर हमको जब ये दावा प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये नहीं दे पाएंगे। आज भी पहले तो ग्राम सभा से बिना अनुमति के आप नहीं दे सकते, शेड्यूल में ये प्रावधान है कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के आप उसको नहीं दे सकते हो, लेकिन सरकारी तंत्र है, जिस तरह से ग्राम सभा का 50% लोग जब तक ग्राम सभा की उपस्थित होकर उसके सहमति नहीं देंगे, और 50% महिला भी सदस्य है मतदाता सूची में जो 50%, जब तक वो नहीं देंगे तो उसको लीगल नहीं माना जा सकता। लेकिन प्रशासन है, तंत्र है, वो 50 लोग भी आ गए तो कर देंगे ग्राम सभा में, तो इस तरह का जो दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा ये जो निष्कर्ष निकलेगा उसका क्या राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम बनाएंगे कि हम इस लड़ाई को बड़े स्तर पे हर राज्यों पे ले जाके हर राज्य सरकारों पे दबाव बना के उसको मूल स्वरूप में लागू करने का हमारा एक लड़ाई रहेगी। कार्यकर्ता वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। अभी जैसा पेशा नियम आया, पेशा नियम को लेकर के मैं काफी प्रयास ये किया कि उसका इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए इस तरह से, लेकिन मुझे भी लगा कहीं ना कहीं सरकार नियम तो बनाई, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए उस तरह से उसको नहीं बनाया, और इम्प्लीमेंट करने के उसमें उनकी मंशा नहीं है, ये मुझे समझ में आया। जैसा मैंने अभी पिछले 2 सालों से पिछले साल जो है हमने 12 गांव में तेंदुपत्ता का काम हमने किया था। पेशा नियम 26(4) में स्पष्ट लिखा है कि यदि ग्राम सभा तेंदुपत्ता का विपणन करना चाहती है तो वो स्वयं कर सकती है। उसको लेकर के हमने 12 ग्राम सभाओं में किया था। चूंकि 2022 में तेंदुपत्ता का उत्पादन कम था, इसलिए उतना ज्यादा लाभ तो नहीं मिल पाया था, लेकिन हमको लगा था कि उससे काफी ग्राम सभा सशक्त होगी आर्थिक स्तर पर इस तरह से। तो फिर मैंने जो है अपने स्तर पर काफी साथियों को बताया, ज्यादा प्रचार प्रसार किया। उसको लेकर के 90 हमारे संग्रहण केंद्र बने थे पूरे तीनों विकास खंडों में, लेकिन उसमें बिल्कुल भी शासन का सहयोग जितना होना चाहिए था वो नहीं रहा। और मूल चीज ये रहा कि हम लोगों ने तो घाटा करके हमने तेंदुपत्ता का उनको व्यापारियों को हमने दिया है, और घाटा इसलिए देना पड़ा कि जब संघ के माध्यम से सरकार जब तोड़वाती है तो उसमें क्या है कि जो क्रेता होता है व्यापारी, उसको सिर्फ 10% जमा करना होता है, और हम लोगों को जब ग्राम सभा को उन्होंने दिया कि आप विपणन कर सकते हैं तो हम लोगों को पैसा नहीं दिया, जिस कारण से मजदूरों को भुगतान के लिए हम क्रेता से हमको कहना पड़ा कि आपको राशि देनी पड़ेगी। अब तो क्रेता बोलता है अगर राशि अभी अगर हम देंगे तो उतने में हम नहीं खरीदेंगे, जिसके कारण से मैं अपने गांव में बताना चाहूंगा, मेरे यहाँ 1.5 लाख पत्तों का संग्रहण हुआ और लगभग 1.5 लाख रुपए का हमको नुकसान सहना पड़ा है। तो ये अगर सरकार अगर हमको निधि उपलब्ध करा दे, नियम बनाया तो निधि भी देना चाहिए हम लोगों को, तो अगर निधि स्थायी निधि के रूप में अगर हमको एक बार पूंजी के रूप में अगर निधि उपलब्ध करा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि जितने भी ग्राम सभा बने हैं, मेरा तो यह था कि मैं 2 साल में उनको लाखों रुपए लखपति बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल सरकार की मंशा नहीं है। और प्रशासन तंत्र तो बल्कि हम लोगों को कमजोर करने के लिए एक तरफ से सरकार नियम बनाती है और दूसरे तरफ से यह ग्राम सभा सशक्त न हो इसलिए भी वो सहयोग नहीं करते। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं हमारे पैर पकड़ के खींचने का उन्होंने प्रयास किया है, ये मैं उसके लिए उदाहरण। सामाजिक कार्यकर्ता अभी आने वाले 14 और 15 सितंबर को मलाजखंड में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची का अधिकार प्रदत्त है, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार ने केंद्रीय जो कानून बना, पेशा कानून 1996, जो 26-27 वर्ष बीत चुके, लेकिन उसको पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जब 5वीं अनुसूची की बात भारत के संविधान में आई तो उसको जमीन में उतारने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए, उसको कैसे लाभ दिया जा सके, इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने पेशा कानून बनाया। और उस कानून में ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपने राज्यों में राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक निवासियों को उसका लाभ मिले, इसके लिए नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया। लेकिन वर्तमान में 2022 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो पेशा नियम बनाया, और उस पेशा नियम में किसी भी तरीके से ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया गया। और जैसे गौण खनिज की बात पेशा एक्ट में कहता है, और पंचायत अधिनियम की धारा 129 का में कहता है कि ग्राम सभा के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, जंगल और जमीन, इनका सारा का सारा जो अधिकार है ग्राम सभा के अधीन है। लेकिन वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि ग्राम सभा के पास कोई अधिकार नहीं है। अभी हमने देखा, अभी विधायक जी बता रहे थे कि उपवा से लेकर जो 40 बोड़ी तक के जहां डोलामाइट और माइंस के लिए जो जमीन लीज में दी जा रही है, ग्राम सभा के ऊपर में बेजा दबाव बनाकर उनसे प्रस्ताव मांगा जा रहा है ग्राम सभा के, चूंकि ग्राम पंचायत की भूमि ही नहीं है। क्योंकि जब हम ग्राम सभा को पढ़ते हैं या पेशा कानून को पढ़ते हैं, पेशा नियम को पढ़ते हैं, तो पंचायत अधिनियम 1993 को जब हम पढ़ते हैं तो उस पर स्पष्ट कहा गया है कि जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हैं ग्राम में, वो ग्राम सभा के अधीन है। तो यहां जो प्रशासन है या शासन है, पूरा का पूरा ग्राम सभा की अवहेलना करती है। उसी तरीके से 2006 में वन अधिकार मान्यता कानून केंद्र सरकार ने लाई, और जिसके तहत 3 तरह के अधिकार वन अधिकार मान्यता कानून में दिया। एक व्यक्तिगत वनों का पट्टा, एक सामुदायिक पट्टा और एक सामुदायिक संसाधनों का पट्टा। सामुदायिक व्यक्तिगत पट्टे तो बहुत सारे मिले, लेकिन उसमें भी आज मध्य प्रदेश में लगभग 3,65,000 व्यक्तिगत पट्टे जो निरस्त कर दिए गए, और भी उसके कोई कारण भी आज तक नहीं बताई गई सरकार के द्वारा। दूसरा, अभी सामुदायिक पट्टे की बात अभी वर्तमान में सरकार ने लाई है, और अभी सरपंचों को बड़ा, सचिवों को बड़ा दबाव सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है कि आप सामुदायिक दावा आप प्रस्तुत करें, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मालूम। और जो प्रक्रिया ग्राम सभा से सामुदायिक दावे की होनी चाहिए, वो प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरा जो दावा है सामुदायिक संसाधनों का, तो सामुदायिक संसाधनों का दावा यह है कि ग्राम की सीमा जो होती प्राचीन समय में, जब 1927 के पहले भारतीय वन अधिनियम बनने के पूर्व जो हमारी सीमा तय थी गांवों की, कोई गांव से जो सटे हुए जो वन संपदा थी, वो पूरा का पूरा हमारे ग्राम के अंदर में था। जैसी भारतीय 1927 में भारतीय वन अधिनियम आया, और भारतीय वन अधिनियम के तहत सारा का सारा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो वन विभाग के अधिकार में चले गया, सरकार के अंदर में चले गया। और हमारे आदिवासियों से और वहां जो पुरखों से वर्षों से जो रहने वाले पारंपरिक मूल निवासी, उनके हाथों से वनों का अधिकार चले गया। और इस कारण से आज जो वन की जो समाप्ति देखी जा रही है, और जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, इसका मूल कारण भी सरकारी तंत्र है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन एक सोच हम लोग अभी विधायक जी के साथ में कुछ 22-23 लोग, हम लोग कुछ सरपंचों को लेकर हम लोग अभी मेंढा लेकर गए थे। हमने वहां पर देखा, माननीय विधायक जी के माध्यम से हम लोग सब गए थे। वहां पर हमने देखा कि वहां पर भारत में एक एकलौता मेंढा एक गांव है, जिसको स्वतंत्र ग्राम के नाम से वहां कर केंद्र की सरकार ने उनको मान्यता दी है। वहां पर वन से लेकर जितनी भी उनके ग्राम की सीमा के अंदर में है, वो सारा का सारा जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उपयोग वहां ग्राम सभा करती, वहां पर कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसी बात को लेकर हमने अंदर में नहीं दिया। इसी प्रकार हर 10 राज्य जो पेशा क्षेत्र के 10 राज्य हैं, वहां पर भी पेशा के नियम बने, लेकिन वहां पर भी
जो पेशा को कमजोर करने का काम किया, अधिकार को कमजोर करने का काम किया, उसी को हम कैसे केंद्रीकरण कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, जो पेशा और वन अधिकार पर जो विशेषज्ञ हैं, अधिक समझ रखते हैं, ऐसे लोगों को हमने यहाँ 12 राज्यों को लोगों को यहाँ पर बुलाया है। साथ ही हम ये तो 5th शेड्यूल की बात हुई, हम हिमाचल और असम के जो भारत में 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है, वहां से भी हमारे यहाँ पर प्रतिभागी के रूप में हमारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और साथ ही हम इस पर ये एक रणनीति तय होगी कि आगे इस पेशा को हम कैसे, जिस तरीके से पेशा और वन अधिकार के केंद्रीय कानून है, तो पेशा के नियम को भी हम केंद्रीकरण करने का इस आयोजन में हम लोग प्रयास करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम CFR सामुदायिक संसाधनों का, वन सामुदायिक संसाधनों पर हम काम करने के लिए माननीय विधायक जी की भी इच्छा है कि उस पर हम काम करें और समाज को उसका पूरा लाभ मिल पाए, इसकी हमारी आगे भविष्य में तैयारी है।